ब्रिटेन में पहली बार कोरोना संक्रमण के ब्राजील स्ट्रेन के मिले 6 मामले, 3 मामले इंग्लैंड और 3 अन्य मामले स्कॉटलैंड में मिले। एहतियात के तौर पर कोरोना नमूनों की तेजी से जांच जारी। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। देशवासियों को टीकाकरण के प्रति प्रोत्साहित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद कोरोना का टीका लगवाया। पीएम मोदी ने एम्स में वैक्सीन टीके की पहली डोज ली। प्रधानमंत्री ने ये जानकारी साझा करते हुए देश के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों की सराहना की और कहा कि उन्होंने कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में तेजी से काम किया है। प्रधानमंत्री ने उन सभी से कोविड का टीका लगवाने की अपील की है जिनके लिए इस चरण में टीका लगवाने का प्रावधान रखा गया है। पुडुचेरी के सिस्टर पी निवेदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत बायोटेक के कोवैक्सीन टीके की पहली खुराक दी। पीएम मोदी ने भारत को कोरोना मुक्त बनाने का आह्वान किया। पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज कोरोना का पहला टीका लगाया। आइए देखते हैं पीएम मोदी को टीका लगाने वाली नर्स की प्रतिक्रिया क्या है। नमस्ते, मेरा नाम निवेदा है। सुबह मोदी सर ने पहला डोज कोवैक्सीन लिए हैं, तो जब वो शुरू में आए थे अंदर तो फिर उन्होंने सबको नमस्ते बोला था, हम सब ने भी बोला था। मेरे साथ और भी मेडिकल टीम था, हमारे मेडिसिन टीम सारे थे। तो उसके बाद सर ने हमसे पूछताछ करी, तो हम कहाँ से है, क्या कैसे है करके। तो फिर सर मैंने बोला मैं पौंडीचेरी से हूँ। मेरे साथ एक और मैडम थे, रोसम्मा अनिल मैडम, केरला से थे। तो हम दोनों ने बोला था। तो उसके बाद सर ने वनक्कम बोला था हमें, तमिल में बोलने की कोशिश करे सर ने। उसके बाद सर ने ये भी हमसे पूछताछ करा कि कौन सी सुई लेके आए हो, वेटनरी हॉस्पिटल वाला मोटे सुई लाए हो क्या। तो फिर हम लोग हंस पड़े। तो फिर हमने बोला कि नहीं सर, नॉर्मल वैक्सीनेशन का ही नीडल लाए हैं। तो उसके बाद सर ने बोला ये कि पॉलिटिशियन की चमड़ी बहुत मोटी होती है, इसीलिए तो फिर बड़ा सुई लाना था आपको करके हंसी मजाक कर रहे थे हमसे। तो फिर बात हुई थी सर। उसके बाद सर को वैक्सीन दे दिए हमने, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन फर्स्ट डोज मिला है सर। उसके बाद 30 मिनट सर को ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। उसके बाद हमने वो सारे प्रोसीजर्स कंसर्न फॉर्म वगैरह फिल करवाए थे। उसके बाद सर को वैक्सीन दे दिए। वहाँ से लेके 30 मिनट तक सर को ऑब्जर्व किए थे सर। कोई इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ था सर, ठीक ठाक थे, अच्छे से बात कर रहे थे हमसे। उसके बाद 30 मिनट के बाद फिर से सर को जब फॉर्म्स वगैरह दे दिए हमने, उसके बाद सर निकलने को राजी हो गए थे। उसके बाद सर ने थैंक यू बोला था। उसके बाद फिर से एक बार वनकम बोल के वहाँ से चले गए थे सर। I think it's very nice to see sir. When did you came to know? Today only I came to know. Morning. Today morning only. It was very nice. Sir also was very comfortable. और सिस्टर निवेदा ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी, साथ ही साथ वो तमाम बातें भी साझा की जो प्रधानमंत्री ने उनसे की जिस समय प्रधानमंत्री को वो टीका लगा रही थी। हमारे साथ बात करने के लिए आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं सुधाकर। आज का दिन कोरोना के खिलाफ भारत में जंग का बेहद अहम दिन है। आम जन के लिए शुरू हो चुका है आज से टीकाकरण। पहला अनुभव जो हमने देखा प्रधानमंत्री को टीका लगाते हुए, सिस्टर निवेदा ने जिस तरह की बातें जो सामने रखी, तो प्रधानमंत्री का अपना एक अनोखा अंदाज है संवाद कायम करने का, जिसमें उन्होंने कई ऐसी बातें की जिन उस माहौल को थोड़ा सा और हल्का करने के लिए भी। हम सुधाकर से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस खबर को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि पर बजट प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन पर एक वेबिनार को संबोधित किया। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि के साथ फसल कटाई के बाद फूड प्रोसेसिंग क्रांति और वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है। और पीएम ने अपने वेबिनार में और बातें जो कहीं उस पर भी हम बात करेंगे। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत किसान रेल के लिए सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। किसान रेल भी आज देश के कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का सशक्त माध्यम बनी है। ये किसान रेल छोटे किसानों, मछुआरों को
बड़े बाजार और ज्यादा डिमांड वाले बाजार से जोड़ने में सफल हो रही है। बीते 6 महीने में ही करीब 350 किसान रेल चलाई जा चुकी हैं और इनके जरिए करीब करीब 1 लाख मैट्रिक टन फल और सब्जियां ट्रांसपोर्ट की जा चुकी है। ये छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ा माध्यम तो है ही, कंज्यूमर और इंडस्ट्री को भी इसका लाभ हो रहा है। पीएम ने कहा कि ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत किसान रेल के लिए सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। किसान रेल भी आज देश के कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का सशक्त माध्यम बनी है। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा, युवाओं को जोड़ना होगा। कोरोना के समय में हमने देखा है कि कैसे अनेकों स्टार्टअप्स ने फलों और सब्जियों को लोगों के घर तक पहुंचाया है और ये खुशी की बात है कि ज्यादातर स्टार्टअप्स देश के नौजवानों द्वारा ही शुरू किए गए हैं। हमें इन्हें लगातार प्रोत्साहित करते होगा। ये आप सभी साथियों की सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। आज ये समय की मांग है कि देश के किसान की उपज को बाजार में ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। सिर्फ रॉ प्रोडक्ट या फिर सिर्फ उपज तक किसानों को सीमित रखने का नुकसान देश देख रहा है। हमें देश के एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोसेस्ड फूड में के वैश्विक मार्केट में विस्तार करना ही होगा। हमें गांव के पास ही एग्रो इंडस्ट्रीज क्लस्टर की संख्या बढ़ानी होगी ताकि गांव के लोगों को गांव में ही खेती से जुड़े रोजगार मिल सके। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस योजना कैसे हमारे उत्पादों को विश्व बाजार तक लेकर जाएं, इसके लिए हमें पूरी ताकत से जुटना होगा। और प्रधानमंत्री के कृषि क्षेत्र में वेबिनार पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, प्रधानमंत्री ने कहा कि फसल की कटाई के बाद फूड प्रोसेसिंग में आज की तारीख में क्रांति लाने की जरूरत है। तमाम वो नए कानून भी शामिल किए गए जो कृषि क्षेत्र में एक नई तस्वीर कृषि को दें। आज के वेबिनार को जब किसानों से वो जुड़े हैं, किस तरह से आप देखते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण संवाद ऋतु, और हम जानते हैं कि ये संवाद उसी कड़ी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग बातचीत का मकसद सीधे तौर पर एक तरह से उस सेक्टर के लोगों से जो बजट में प्रावधान किए गए हैं वो बजटीय प्रावधान किस तरह से तेजी से लागू हो सके, किस तरह से टारगेटेड तरीके से काम हो सके वो है। और कृषि क्षेत्र जिस पर सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है, और हम जानते हैं कि बीते 5-6 वर्षों में लगातार कृषि क्षेत्र को एक तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के मकसद से कई उपाय किए गए हैं और उन उपायों की वजह से आज काफी ज्यादा तस्वीर बदली है। लेकिन जिन क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता, मसलन निजी क्षेत्र की भागीदारी किसानों को मजबूत करने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में और वैश्विक स्तर का एक तरह से निर्यात क्लस्टर भारत में तैयार हो सके कृषि उत्पादों का, उस मकसद से यह संवाद काफी महत्वपूर्ण है। और कई अहम संदेश सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ने दिए और कई जो अहम मौके कृषि क्षेत्र में भारत में उपलब्ध है उसका फायदा किस तरह से उठाया जा सकता है, चाहे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात हो, फिश प्रोसेसिंग की बात हो, सीबीड हनी इंडस्ट्री की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में जो अवसर है उसकी बात प्रधानमंत्री ने की। और सरकार ने प्रोत्साहित करने के लिए चाहे प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्स की बात की हो या अन्य उपायों के जरिए, चाहे कृषि के लिए फंड बनाने की बात हो, ई नाम से जोड़ने की, ज्यादा से ज्यादा मंडियों की बात हो, एपीएमसी को मजबूत किया जा रहा है, तो उन तमाम
चीजों की बात की प्रधानमंत्री ने, और सीधा एक विजन था कि खास तौर से छोटे किसानों को मजबूत किया जाए, उनको और ज्यादा विकल्प दिया जाए और उनके प्रोडक्ट वैश्विक बाजार तक पहुंचे, उसके लिए व्यवस्था हो, उसके लिए पूरा तंत्र बने। तो उस पर प्रधानमंत्री का बहुत ज्यादा जोर था। ऋतु जी सुधाकर, हालांकि आज का जो वेबिनार था वो कृषि क्षेत्र में बजट प्रावधानों पर था, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस सरलता के साथ और खासकर कटाई के बाद फसल को किस तरह से इस्तेमाल करें, किस तरह की सब्सिडी किसानों को दी जा रही है, और किसानों की एक बड़ी समस्या कोल्ड स्टोरेजेस को लेकर है, उसमें किस तरह की सब्सिडी दी जा रही है, किसान रेल की बात की, तो आपको लगता है कि आज का ये संवाद भी प्रधानमंत्री का किसानों तक उन बातों को पहुंचाता है जिसकी प्रतिबद्धता लगातार सरकार कर रही है, उसके प्रावधान इस बजट में भी किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए, और ऋतु आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही किसान रेल की। आप देखिए, बीते 2 महीनों के भीतर 2 महीने हुए हैं किसान रेल को शुरू किए हुए, और 350 से ज्यादा किसान रेल चल चुके हैं। 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा एक तरह से अनाज और अन्य उत्पाद जो है, फसल हो, फूल हो, उनको देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया है। और ये एक दिखाता एक तरह से ये चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है, तो एक अभिनव प्रयोग है। इस तरह के अभिनव प्रयोग कृषि के अन्य क्षेत्रों में भी हो। प्रधानमंत्री ने इसकी बात की कि खेत के पास ही प्रोसेसिंग यूनिट की व्यवस्था हो। इस तरह की उपाय किसानों के लिए किए जाने चाहिए। तकनीक का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके किसानों को, उसका इंतजाम किया जाना चाहिए। और चाहे फूड एफपीओ का सहारा लिया जाए उसमें, या केंद्र राज्य मिलकर काम करे, और निजी क्षेत्र के लिए अवसर है। देखिए, कृषि से जुड़े हुए स्टार्टअप ने बीते 1 साल में कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से काम किया, उसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। तो क्या कि अगर इस क्षेत्र में काम होता है तो अवसर भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। और डेयरी क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो, भारत में सक्सेस स्टोरी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और कृषि क्षेत्र में भी इस सक्सेस स्टोरी को एक तरह से दोहराने की जरूरत है, ताकि सीधा फायदा इसका किसानों को, खासतौर से छोटे किसानों को मिल सके। और बहुत बड़ी अवसर है। मिलेट्स की उन्होंने बात की, मोटे अनाजों का जिस तरह से दुनिया भर में व्यापार है, और भारत के भीतर इसको लेकर संभावना है। अलग अलग ऑर्गेनिक क्लस्टर्स बनाए जा सकते हैं, उसकी बात उन्होंने की। हम जानते हैं कि चाहे जम्मू कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र हो, उनको इस तरह के क्लस्टर्स में विकसित किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में संभावनाएं भी हैं, निजी क्षेत्र को लिए बड़ी संभावनाएं, अपना मुनाफा कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, इससे सीधा किसानों को भी फायदा होगा। तो उसकी बात प्रधानमंत्री ने किया। निश्चित तौर पर खास तौर से सरकार का जो बजटीय प्रावधानों का फोकस है, तो ये मंडियों को इनाम से जोड़ने का काम और तेजी से आगे बढ़े, माइक्रो इरिगेशन का काम और तेजी से आगे बढ़े, किसानों के लिए जो 16.5 लाख करोड़ रुपए ऋण की व्यवस्था की गई है, वो किसानों को सही तरीके से पहुंचे, उसका फायदा किसान उठा सके। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो प्रावधान किए गए वो जमीन पर उतारे जाए, और उसमें निजी क्षेत्र भागीदारी करे बढ़ चढ़कर, इसकी एक अपील प्रधानमंत्री ने की है। बिल्कुल सुधाकर, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का आह्वान और उस पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा कि आज की तारीख में कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप्स वक्त की जरूरत है। तो इन तमाम प्रावधानों को भी सामने रखा, साथ ही साथ उससे होने वाले वक्त के साथ क्या बदलाव आएगा कृषि क्षेत्र में, उसकी भी एक तस्वीर प्रधानमंत्री ने देशवासियों के, किसानों के सामने भी रखी आज के अपने इस वेबिनार के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर विस्तार से इस विषय पर चर्चा के लिए। और आइए अब बात ताजा खबर की। देश में कोरोना के खिलाफ जंग में आज एक बड़ी शुरुआत हुई है। देश में कोरोना वैक्सीन के दायरे को बढ़ाते हुए आज से सरकारी के अलावा निजी अस्पतालों में भी कोरोना का टीका लग रहा है। इस बार 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्ग और 45 साल के ऊपर के सभी बीमार लोगों को शामिल किया गया है, यानी कि जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी और इन सेंटर पर मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। वहीं राज्यों में निजी अस्पतालों में बने कोविड वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन की अधिकतम कीमत 2050 रुपए होगी। वहीं 45 से 59 साल के लोग जिन्हें 250 रुपए होगी। वहीं जो लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है उन्हें केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए फॉर्मेट में बीमारी की डिटेल के साथ फोटो आईडी प्रूफ का जिक्र और डिटेल भी देनी होगी।
और दूसरे चरण में कैसे लगवाएं टीका, इस पर आइए आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि किस तरह से आप लोग इस टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आज से आम जनता के लिए कोरोना का टीका लगना शुरू हुआ है, जिसमें उम्र तय है 60 साल से ज्यादा उनके लोग और 45 साल के वो लोग जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। वैक्सीनेशन की सुविधा सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में उपलब्ध है। सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण मुफ्त में लगेगा, जो कि पहले भी लग रहा था। वहीं निजी अस्पतालों में इसकी कीमत जो तय की गई है वो 250 रुपए तय की गई है पहली डोज की, यानी कि पहली डोज की कीमत 250 है। टीके के लिए आपको कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। COWIN कोविन ऐप है और इस ऐप को आप अपने फोन के प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड आप cowin.gov.in पर जाके, ये आप देख रहे हैं www.cowin.gov.in पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, जब आप कोविन पर जाएंगे तो वहां आपको मैप माई इंडिया का एक पूरा मैप दिखाई देगा कोविन ऐप पे इस पे जाने से, जिसमें आपको दिखाई देगा कि आपके शहर, आपके राज्य में कहाँ पे वो सेंटर्स हैं जहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये सुविधा आपको आपके फोन पे मिलेगी कि आप कहाँ जाके अपना टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इस रजिस्ट्रेशन को कराने के लिए एक तरह से आपके पहचान पत्र की जरूरत होगी। उसमें आधार कार्ड है, इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड है, ऑफिशियल आईडी कार्ड जो भी आपका हो, अपना पहचान पत्र, उसके जरिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक डेट और टाइम मिलेगा, एक समय और दिन मिलेगा, जिसमें जाकर आपको टीका लगवाना होगा। और पहले टीके के बाद आपके मोबाइल ऐप पर ही QR कोड सर्टिफिकेट आएगा कि आपको टीका लग गया है। ये वैसा ही QR कोड सर्टिफिकेट होगा जैसा हम पेटीएम और तमाम ट्रांजैक्शंस में QR कोड जो आता है, जिसको हम दिखा के सत्यापन कराते हैं। और 28 दिन के बाद फिर आपको टीके का दूसरा डोज लगेगा। तो ये है विस्तार से, और इसी के साथ साथ हम कैसे आप कोविन ऐप में जाके रजिस्ट्रेशन कराएं, इसको हम अपने तमाम बुलेटिन के अगले हिस्सों में भी आपको दिखाते रहेंगे। आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरल हो आप कैसे कर सकते हैं। साथ ही 2 से 3 के बीच में डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम भी देखिएगा, उसमें भी आपको पता चलेगा कि आप कैसे सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे देश में किस तरह से चल रहा है आज टीकाकरण। अरे मामा जी, आप कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। आप लोग इतना कुछ बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। बहुत साल हो गए ना, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। क्या? यही कि आप मेरे मामा हैं या इनके? मैं किसी का मामा नहीं हूँ। हाँ? वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। और देश में आज से टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। आइए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी टीकाकरण के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन लोगों ने कोविड टीकाकरण के प्रति लोगों को पूरी सावधानी बरतने और टीका लगवाने की अपील की है। बहुत बढ़िया है, अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है। बिल्कुल लगवाना चाहिए, बिल्कुल लगवाना चाहिए। पेनलेस है बिल्कुल भी, और बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत केयर कर रहे हैं यहाँ पे हम लोगों को। योगी जी ने और मोदी जी ने जो काम कराया है, इट इज सो गुड, सो नाइस। और वर्ल्ड को जो वैक्सीन दे रहे हैं, और हमारे ख्याल से किसी कंट्री ने इतनी फ्री और इतनी वैक्सीन नहीं बनाई जो दे सके। बहुत अच्छा काम। आज कोविड की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है,
जब आम जनता को वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो रहा है। और खुशी की बात ये भी है कि सरकारी अस्पतालों के साथ साथ अब इसमें प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा भी वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। आज जो हम चरण प्रारंभ कर रहे हैं उसमें जो 60 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनको वैक्सीनेशन उनका किया जाएगा, डोज दी जाएगी। और जो 45 से 60 साल तक के पहले से जो कुछ प्री डिफाइंड बीमारियां हैं, जिसको भारत सरकार के द्वारा डिफाइन किया गया, 20 वैसी कंडीशंस हैं, बीमारियां हैं जिससे जो ग्रस्त हों उन्हें भी वैक्सीन दी जाएगी। ये तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से लोगों में एक उत्साह भी दिखाई दिया और उन्होंने अपील भी की। खुद टीका लगवाने के बाद उन्होंने कहा कि लोगों को आगे आना चाहिए। 60 साल से ज्यादा उनके लोग, जो खासकर आज से जो टीकाकरण शुरू हुआ है उस ब्रैकेट में जो लोग आते हैं उन्हें टीका लगवाना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत आज से ही हुई है। देश भर में कोविड-19 से बचाव के लिए 60 साल से अधिक और 45 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर बीमार लोगों को राजधानी भोपाल सहित राज्य के अन्य इलाकों में वैक्सीन लगाने का दूसरा चरण शुरू हो गया है। आज सुबह राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने शासकीय जेपी अस्पताल पहुंचकर टीका लगवाया और लोगों से भी ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाने की अपील की। वहीं वैक्सीन लगवाने पहुंचे वरिष्ठ नागरिकों ने भी टीके लगवाए और अन्य लोगों से भी टीकाकरण की अपील की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक छवि भारद्वाज ने प्रदेश में टीकाकरण अभियान को सुचारू संचालन के साथ प्रदेश की स्थिति की भी जानकारी दी। लोगों से यही अपील है कि सब लोग लगवाएं और बहुत सेफ है, इसलिए ज़रूरी भी है। सबको लगवा लेना चाहिए। सरकार की तरफ से फ्री में लग रहा है, तब तो और भी लगवा लेना चाहिए। मैं एज ए सीनियर सिटीजन भी आया हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ और मैं रिटायर्ड अधीक्षक था इंदिरा गांधी हॉस्पिटल गैस रात में। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि सब टीकाकरण कराने आए। मैं भी लगा रहा हूँ आज, और मेरे जितने पेशेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो वो सभी आएँ और ज़रूर टीकाकरण लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कोरोना को रोकने के लिए। और गुजरात के अहमदाबाद में दूसरे चरण के कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 60 साल से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ। राज्य में ऐसे बुजुर्गों की संख्या 60 लाख से अधिक है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बुजुर्गों को अपने क्रम पर वैक्सीन लगवाने का अनुरोध किया। मुंबई में भी लोग पूरे उत्साह और सावधानी के साथ टीकाकरण अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। कोविड-19 के खिलाफ मुहिम में आम और खास सभी लोग पूरी सावधानियां बरतते हुए नियमों का पालन कर रहे हैं। और टीकाकरण अभियान किस तरह से चल रहा है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जुड़ रहे हैं विकास सिंह, हमारे साथ नितेंद्र भी साथ में ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे लखनऊ से। किस तरह से सुबह से क्या अभी तक कुछ संख्या एकत्रित हो पाई है? कितने लोगों ने टीकाकरण लगाया है? जी बिल्कुल, उत्साह यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ की तस्वीरें ये दिखा रही हैं, बेहद ही खास हैं, खुशी की तस्वीरें दिखा रही हैं। निर्धारित लक्ष्य से ज़्यादा यहाँ पर टीके लग चुके हैं। हम हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल में लखनऊ में। यहाँ पर एक सेंटर बनाया गया था जहाँ पर टीकाकरण किए जाने के लिए यहाँ पर 100 लोगों का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी तक 150 लोगों का टीकाकरण रजिस्टर्ड किया गया है और 110 लोगों से ज़्यादा टीका लगाए जा चुके हैं। हमारे पीछे वेटिंग रूम है जहाँ पर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद अंदर टीकाकरण हो रहा है और उसके बाद ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है उन्हें आधे घंटे तक। यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्थाएं भी की गई हैं कि यहाँ पर फिजिशियन डॉक्टर को तैनात किया गया है जो बगल में ही है। यहाँ पर बेड की भी व्यवस्था की गई है। अगर संभवतः किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है उसके लिए पूरा ऑब्जर्वेशन के लिए पूरी सहूलियतें यहाँ पर दी गई हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो टीके लगाए गए हैं ऐसे उचित प्रबंध थे कि टीका लगवाने के बाद जो लोग भी बाहर निकल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके चेहरे पे एक खुशी झलक रही है और एक
उनकी भी ये अपील है कि सभी लोग आकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए अपना टीकाकरण जरूर कराएं। बेहद ही खास दिन है, हमारे वरिष्ठ नागरिकों का आज से टीकाकरण शुरू हुआ था। ये वो नागरिक थे जिनको जो प्रोटोकॉल में गाइडलाइन दी गई थी, सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की एहतियात इन्हीं को दी गई थी कि इन्हें सावधानी बरतें सबसे ज़्यादा, क्योंकि इनमें से 45 से 59 साल के वो लोग जो इस गंभीर रोगों से ग्रसित थे और 60 से ऊपर के लोग जिनको संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा होता था। तो फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर के बाद अब आज इनकी बारी आई है। ये बड़ा दिन है कोविड की लड़ाई में, कोविड पर विजय हासिल करने के लिए आज का ये अभियान सबसे अधिक कारगर साबित होगा, क्योंकि हम देखे थे जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के दौरान जो भी दिक्कत, जो भी कैजुअलिटी हुई थी, वो जो बुजुर्गवार, जो अधिक उम्र के लोग थे या गंभीर रोगों से ग्रसित थे, अब उनको ये डोज मिल रही है तो बहुत बड़ी बात है। और साथ साथ जो इसमें का दायरा व्यापक किया गया है, खासतौर से लखनऊ सहित समूचे प्रदेश में प्रत्येक जनपद में आज के दिन जब शुरुआत हो रही है, एक जनपद में 3 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें से 2 सरकारी और 1 प्राइवेट हैं। निजी भागीदारी बढ़ाई जाएगी, जैसा कि बताया गया है कि इसमें जितने भी CGHS के हॉस्पिटल हैं, आयुष्मान भारत योजना के तहत पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। वहाँ पर आप अपनी सुविधा के अनुसार अब आप जाकर अपना चुनाव कर सकते हैं, किस वैक्सीन सेंटर पे आप लगाना चाहते हैं, जहाँ सहूलियत है, किस दिन आपकी छुट्टी है, किस दिन आप आसानी से जा सकते हैं, अपना विकल्प चयन करके आप जा सकते हैं। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की। और यहाँ पर हम सुबह से ऋतु देख रहे थे कि आमतौर पे ढेर सारे ऐसे भी लोग आए थे जो लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। तो इस टीकाकरण के दौरान उन लोगों के लिए भी व्यवस्था रहेगी कि वो लोग जाकर सीधे डेस्क पे जाकर, वहाँ पर कर्मचारी रहेंगे, वो आपका तुरंत वहीं पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आपके आधार कार्ड है या आपका पैन नंबर है, जो भी निर्धारित पहचान पत्र दिए गए हैं उनको आप लाते हैं, तो आपका यहीं पे डेस्क पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपका यहीं पे टीकाकरण हो जाता है, आपका कार्ड बन जाता है। इसके बाद आपको अगली डेट दे दी जाती है। बिल्कुल विकास, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। मुस्कान लौटी है, ये मुस्कान एक बड़ी चीज कहती है कि इतने बड़े प्रबंधन में जी विकास, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी कि जो लोग रजिस्ट्रेशन करने में जिन्हें असुविधा हुई और नहीं कर पाए, तो वो उन सेंटर्स पर, टीकाकरण के सेंटर पे पहुंच के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहां पे भी एक हेल्प डेस्क है, वहां से करा के उन्हें समय और दिन मिल जाएगा। विकास, ये भी जानना चाहेंगे, हमने देखा पहला चरण जब हो रहा था तो लोगों में कुछ शंकाएं थी, कुछ सवाल था, कुछ डर भी था टीकाकरण को लेकर। अगर संभव हो, जो लोग जिनको टीका लग चुका है, अगर उनमें से किसी से आप बात कर सकते हो कि उनके अपने अनुभव कैसे हैं, क्योंकि वही अनुभव औरों में उत्साह भरेंगे और उनको एक तरह से एक ढाढ़स और तसल्ली देंगे कि वो आएं और टीकाकरण में शामिल हों। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको दिखाना चाहेंगे, उन लोगों से कोशिश करेंगे कि बात करा सके, जो कि जिन लोगों से हमने बात की है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों से बात की है जिन लोगों ने टीकाकरण करवाया है। मैडम, आपने टीकाकरण करवाया जी? आप करवाने आई हैं, आपके मन में कोई झिझक किसी तरीके का? नहीं, कोई झिझक नहीं है, मैं तो खुद ही डॉक्टर हूँ जी। बिल्कुल, तो ऐसे तमाम लोग हैं जो आए हुए हैं, बुजुर्गवार हैं, वृद्ध नागरिक हैं। हम कोशिश करेंगे आपको कि उन लोगों से बात करने की कि जो टीके की बारी कर रहे हैं, लेकिन संभवतः वो अंदर है, वहाँ पे गाइडलाइन के तहत जो है हम लोग अंदर जा नहीं सकते हैं अभी, जहाँ पे टीकाकरण हो रहा है ऋतु। लेकिन लगातार सुबह से हम जिन लोगों से बात कर रहे थे, उन लोगों ने इतनी खुशी जाहिर की है, और खास तौर से उन्होंने जो व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार के द्वारा, जो प्रबंध किया गया है, उसकी लगातार तारीफ कर रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चीज़ें की गई हैं, आज यहाँ पर किसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। बराबर उनकी केयर जो की गई है, उस केयर से वृद्धजनों के चेहरे पे खुशी दिखाई दी थी। और ये अपील थी उनकी कि हमने तो टीका लगा लिया है, आप भी आइए टीका लगाइए, इस कोविड महामारी को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाएं, स्वयं भी टीका लगवाएं और अपनों को भी टीका लगवाएं। जो भी आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में जो वृद्धजन हैं या वो जो गंभीर रोग से ग्रसित हैं, क्योंकि उनको संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। तो ऐसे लोगों में झिझक अब खत्म हो चुकी है। जो भी संदेह था, सरकार ने जो प्रसार किया। और एक और बड़ी बात है कि आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत बड़ी निशानी इसमें दिखाई पड़ी है कि हमारी स्वदेशी वैक्सीन जो बनी है, हम अपने यहाँ तो लगा ही रहे हैं, पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं। तो एक आम आदमी के लिए, एक आम इंसान के लिए एक गर्व का भी दिन है। और इन लोगों ने इस बात की भी खुशी जाहिर की है कि हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार की गई वैक्सीन हमें लगाई गई है। ये एक आत्मसम्मान की बात है। बिल्कुल नितेंद्र, एक तरफ कुछ राज्यों में जहां मामले बढ़े हैं, वहीं दूसरी तरफ टीकाकरण का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। यानी कोरोना के खिलाफ जंग में भारत एक कदम
और आगे मजबूती के साथ रख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक की जानकारी के लिए। और नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की इस बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ, और साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवशी जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। नितेंद्र, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम एहतियात भी बरते गए हैं और आज का जो मुहिम शुरू हुआ, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पहला टीका लगवाया, उसके बाद एम्स के बाद से देश भर में टीकाकरण की शुरुआत हुई है। क्या आपको लगता है कि तमाम वो सवाल जो विपक्ष के द्वारा भी उठाए जा रहे थे, लोगों में एक डर था, उन सबका जवाब आज से दिया जा रहा है लोगों के ही जरिए? निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जब आज शुरुआत की है वैक्सीनेशन का, और उसमें 2-3 मैसेज बहुत स्पष्ट थे। वो लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे कि वैक्सीन को लेकर के तो कि सबसे पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगाते हैं। लेकिन जब बारी आई प्रधानमंत्री की, क्योंकि 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया से शुरू हुई, जैसे ही उनका नंबर आया तो 6:30 बजे सुबह में सबसे पहले प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाया। नितेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे और अपने सभी दर्शकों को एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू इस समय कोरोना का टीका लगवा रहे हैं। वो एम्स, वो चेन्नई में इस समय है, जहां इस समय वो कोरोना का टीका लगवाने सरकारी अस्पताल में पहुंचे हैं। हमने देखा आज जिस तरह से कोविड टीकाकरण का ये दूसरा चरण शुरुआत हुई है। आज सुबह 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स में पहुंचे और उन्होंने टीका लगवाया। 60 साल से ऊपर के लोगों को आज टीकाकरण की आज से शुरुआत हुई है और 45 साल के वो लोग जो किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके टीकाकरण की शुरुआत आज से हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चेन्नई के सरकारी अस्पताल की, जहां अब से थोड़ी देर में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को कोरोना का टीका लगेगा। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने लगातार एक तरह से कह सकते हैं विश्व को भी एक नई राह दिखाई है। स्वदेशी विकसित 2 टीकों का आविष्कार भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव रहा कोरोना के खिलाफ जंग में। आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कोरोना का टीका लगवाने जा रहे हैं। उसकी शुरुआती जो प्रक्रिया होती है, वो जांच होती है, वो की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कोरोना का टीका लगवाया और उस टीके के साथ ही उन्होंने ये संदेश भी दिया कि देश भर में तमाम वो लोग आगे आए जो आज जो सीमा तय की गई है, आज से टीकाकरण की शुरुआत की, उसमें जो लोग शामिल होते हैं वो आगे आए, टीका लगवाएं और कोरोना के खिलाफ इस जंग को और मजबूत करें। हमने देखा तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री, पदाधिकारी, तमाम ऑफिशियल्स आज टीकाकरण की इस मुहिम के साथ जुड़े, उसे मजबूत बनाने के लिए। विपक्ष की एक लंबी कोशिश रही दोनों टीकाकरण के सामने आने, दोनों टीके के सामने आने के बाद से, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के सामने आने के बाद से कई ऐसे सवाल लोगों के सामने रखे गए जिसने कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति भी पैदा की, लोगों में डर भी पैदा किया। लेकिन आज से जो चरण शुरू हो रहा है, उस चरण में जिस तरह से देश में लोग बढ़ चढ़ के शामिल हो रहे हैं, हमने देखा देश भर से आम जनता, सरकारी पदाधिकारी, सब लोग शामिल हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता फिलिप मैथ्यू भी जुड़ गए हैं जो इस समय चेन्नई में मौजूद हैं, जहां उपराष्ट्रपति को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। फिलिप, आप किस तरह से इन तस्वीरों को आप बयां करेंगे? Yes, in fact, the Vice President, as you can see in the visuals, the Vice President is, taking a vaccination for COVID-19 at the moment. He's right now in the office of the Dean at the Oman Durar Multi-Speciality Government Hospital, where he's to undergo this vaccination for COVID-19. The idea, of course, is to send out a message that
that the vaccine is safe and effective, and that it can be taken by senior citizens without any fear of health issues. So that is clearly the message that is to be sent out. And the Vice President is at the moment in the Dean's chamber here, and you're getting live visuals of that. The Governor is also with him, and they will be taking the vaccination in one after the other. फिलिप, चेन्नई में आज के चरण को लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह है, क्योंकि कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, उसमें मैप ऑफ इंडिया भी एक तरह से एक पूरा एक मैप सामने आता है जो दिखाता है कि आपके इलाके में, आपके एरिया में कहाँ पे वो सेंटर्स हैं जहाँ जाके आप वैक्सीन लगवा सकते हैं. Well, there are over 700 hospitals, empaneled hospitals, apart from government hospitals, in and across Tamil Nadu, where these vaccinations are being carried out. And of course, the Governor and the Vice President, because they happen to be in Chennai, have chosen to take the vaccination at multi-speciality hospital here. And the message that all those eligible for it to ensure that the spread of the disease is controlled. फिलिप, हमने देखा कि विश्व में तमाम मुल्कों में राष्ट्राध्यक्ष, बड़े पदाधिकारी वैक्सीन को लगवा रहे हैं. किस तरह का संदेश ये जाता है? भारत में भी अगर बात करें, हमने आज देखा कि आज दूसरे चरण में जो लोग शामिल हो रहे हैं, तो ये कैसा संदेश लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में इन तस्वीरों का जाता है? Well, the message that goes out is that, it's important to take vaccinations and to take them on time. A third wave. And that is the message that's going out. The fact that Prime Minister Modi has also taken vaccine today, along with other VIPs, is a clear indication that, the government wants to send out a message that vaccinations are an important part of the, measures to check the spread of the disease. And clearly the aim is to ensure that, vaccinations are taken by all those who are eligible for it. In fact, there is a degree of hesitancy among senior citizens and those even frontline workers to take the vaccine. And the idea is to ensure that all their doubts are removed once these VIPs themselves come forward to take the vaccine. जी फिलिप, हमने देखा था आज सुबह भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का टीका लगवाया, उसके बाद ये सभी के लिए एक तरह से तय सावधानियों में या प्रोटोकॉल में शामिल है कि आधे घंटे का इंतजार किया जाता है कि किसी तरह की कोई एलर्जी या कोई परेशानी तो नहीं है उस टीके से, और फिर उसके बाद उन्हें उस सेंटर से जाने की इजाज़त होती है. तो इस समय उपराष्ट्रपति भी टीका लगवा चुके हैं और अगले आधे घंटे तक वो इंतज़ार करेंगे और उसके बाद फिर उनकी वहाँ से रवानगी होगी. ठीक 28 दिन के बाद उन्हें इस टीके का दूसरा डोज लगेगा. फिलिप, इस समय जो हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, और इन तस्वीरों के साथ ही तमिलनाडु के भी तमाम जगहों पर उन सेंटर्स में टीकाकरण अभियान जारी होगा. अभी तक का क्या कोई आंकड़ा सामने आया है? कितने लोगों को टीके लग चुके हैं? No, it's still early days yet to talk in terms of the numbers, because there were certain issues in the morning logging into the COVID portal, and it will take some time. Probably we will get a clearer picture towards the end of the day. But yes, the start was initially a little slow, but thereafter the pace has picked up. We are seeing a lot of people now, especially senior citizens, flocking to these area centers to get the vaccination done at the earliest, and there is a degree of interest and enthusiasm to ensure that. बहुत बहुत शुक्रिया फिलिप इन पूरी जानकारियों के लिए. और देश भर में कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, लोग टीका लगवा रहे हैं और लोगों से टीका लगवाने की अपील भी कर रहे हैं. बहुत बढ़िया अरेंजमेंट, बहुत बढ़िया है. बिल्कुल लगवाना चाहिए, बिल्कुल लगवाना चाहिए. पेनलेस है बिल्कुल भी, और बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत केयर कर रहे हैं यहाँ पे हम लोगों को. योगी जी ने और मोदी जी ने जो काम कराया है, इट इज सो गुड, सो नाइस. और वर्ल्ड को जो वैक्सीन दे रहे हैं, हमारे ख्याल से किसी कंट्री ने इतनी फ्री और इतनी वैक्सीन नहीं बनाई जो दे सके. बहुत अच्छा काम. लोगों से यही अपील है कि सब लोग लगवाएं, और बहुत सेफ है, इसलिए ज़रूरी भी है. सबको लगवा लेना चाहिए. सरकार की तरफ से फ्री में लग रहा है, तब तो और भी लगवा लेना चाहिए. मैं एज ए सीनियर सिटीजन भी आया हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, और मैं रिटायर्ड अधीक्षक था इंदिरा गांधी हॉस्पिटल गैस रात में.
तो मेरा सभी से अनुरोध है कि सब टीकाकरण कराने आए। मैं भी लगा रहा हूँ आज, और मेरे जितने पेशेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो वो सभी आएँ और ज़रूर टीकाकरण लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कोरोना को रोकने के लिए। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में लॉकडाउन का विस्तार करते हुए इसे 28 फरवरी से 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। हालांकि इसके लिए कोई नई पाबंदी नहीं लगाई गई है। इस संबंध में जारी एक आदेश में जिला प्रशासन को मौजूदा उपायों को सख्ती से लागू करने और कोविड-19 को रोकने के लिए आवश्यक अवधि तक धारा 144 के प्रावधानों का उपयोग करने के लिए कहा गया है। जिला स्तर के अधिकारियों को भी कोविड-19 से बचाव के उपायों को बढ़ावा देने जैसे मास्क पहनने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कंटेनमेंट जोन का सीमांकन और एसओपी को सुनिश्चित करने की सलाह भी दी गई है। इस आदेश में कोविड-19 प्रबंधन पर राष्ट्रीय निर्देशों को लागू करने को भी कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। आज से जेपी नड्डा ने काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर दर्शन किए। उन्होंने पुष्पोपचार के साथ पूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव के मंदिर में जाकर भी पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। पंचायत चुनाव की तैयारी के मद्देनजर भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा कल 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। कल भाजपा अध्यक्ष ने हरहुआ स्थित लॉन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन 2022 की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बैठक में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान संकल्प को दोहराते हुए कहा कि देश में अभी भी मोदी लहर चरम पर है। वाराणसी में मंदिरों में दर्शन के बाद भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का हमने लक्ष्य रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो नीतियां चल रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है और काशी विश्वनाथ जी के आशीर्वाद से उसको हम पूरा करेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि काल भैरव जी के परिसर पर बाहर आकर हमेशा मैं प्रसाद के रूप में यहाँ हमारे कार्यकर्ता मुझे कचौड़ी भी खिलाते हैं और चाय भी पिलाते हैं। तो आज भी मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। और कोरोना महामारी के कारण लगभग 1 साल से बंद पड़े उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूल आज से खुल गए हैं। आज से 1ली से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल खुले। इस मौके पर सभी निजी और सरकारी स्कूलों को फूल और गुब्बारों से सजाया गया। राज्य सरकार द्वारा इस दौरान स्कूलों को कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने का निर्देश दिया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में कोरोना को लेकर काफी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, क्योंकि कोविड के मामलों में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन संकट अभी भी बरकरार है। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि सामाजिक दूरी का खास ख्याल रखा जाए। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या ज्यादा है वहां 2 पालियों में क्लास संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्कूल के सभी क्लासरूम, टॉयलेट, दरवाजे आदि सैनिटाइज करने जरूरी हैं। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सोमवार और गुरुवार को 1ली कक्षा और 5वीं कक्षा के बच्चे जाएंगे, जबकि मंगलवार और शुक्रवार को 2री और 4थी कक्षा के बच्चे स्कूल आएंगे। बुधवार और शनिवार को 3री कक्षा के बच्चे स्कूल जा सकेंगे। राज्य में इससे पहले कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए स्कूलों को खोला गया था, जबकि उससे पहले कक्षा 9 से 12 के स्कूल खोले गए थे। और आइए अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरें। और व्यापार जगत से जुड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय जी। अजय, क्या खबरें आज? बहुत धन्यवाद। आज शुरुआत करते हैं बाज़ारों से, और अगर हफ्ते की बात करें तो आज जो बढ़त का दौर है वो काफ़ी वेलकम माना जा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के लिए। सेंसेक्स 500 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया और 162 अंकों पर कारोबार करता हुआ आज आया निफ्टी। और अगर
जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन इस समय प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। और दूसरे जितने भी माध्यम है, सबके माध्यम से हम बार बार ये बात एम्फेसाइज कर रहे हैं। और फिर मैं कहना चाहता हूँ लोगों से कि अब किसी भी प्रकार का मन में इसके बारे में संदेह ना रखें। आप चाहे गांव में रहते हैं, आप चाहे शहर में रहते हैं, आप चाहे झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहते हैं, आप चाहे आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, आपको अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं जिसको वैक्सीन दी जा रही है, तो वैक्सीन लगाना आपके स्वास्थ्य के लिए और बीमारी से ओवरऑल एक प्रकार से जो हम युद्ध लड़ रहे हैं 1 साल से, उसमें सफलता प्राप्त करने में ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा। डॉक्टर साहब, आप खुद डॉक्टर रहे हैं, आपने खुद चीज़ों को करीब से देखा अभी हाल में। अब ये वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स नजर आए हैं सामने कुछ लोगों में, और कुछ डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। कुछ क्या मतलब कुछ नंबर ऑफ डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, तो कुछ एप्रीहेंशन तो लोगों के मन में आएगा जाहिर। पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं कि जो साइड इफेक्ट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं वो ना के बराबर है, बहुत मामूली साइड इफेक्ट्स हैं। कोई वैक्सीन साइट पर कोई स्वेलिंग हो गई, कोई मामूली सा हल्का फुल्का बुखार हो गया, जो कि साधारण वैक्सीनेशंस में भी कभी कभी होते हैं। और इन साइड इफेक्ट्स का भी अगर परसेंटेज देखें इनके कारण जो हॉस्पिटलाइजेशन इत्यादि हुआ होगा, तो वो 0.00432 इस टाइप का नंबर है, जो कि नेग्लिजिबल है। दूसरी बात आपने जो डेथ के संदर्भ में कही, तो मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन के कारण कोई डेथ, क्योंकि जो भी डेथ होती है, अब किसी को वैक्सीन मिला, साथ में उसकी 1 दिन बाद या 4 दिन बाद या 10 दिन बाद डेथ हुई है, तो उसको आप वैक्सीनेशन के साथ नहीं लिंकअप कर सकते हैं, क्योंकि हर एक डेथ को डिटेल में इन्वेस्टिगेट वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया है। और उसके लिए नीचे से लेकर और ऊपर तक हाई पावर्ड एक्सपर्ट्स की कमेटीज हैं जो उसको इवैल्यूएट कर रही है। तो अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है कि डेथ जो है वो वैक्सीन लगाने के कारण या वैक्सीन इंड्यूस्ड डेथ हो। तो हम मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल सेफेस्ट है ये वैक्सीन? नहीं, स्वाभाविक है। आप देखिए देश में कितने लोगों को अब तक 1 करोड़ और शायद 35 लाख के करीब जो है डोजेस जो है देश के अंदर लगाई जा चुके हैं। और ये हेल्थ वर्कर्स को लगी हैं, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगी हैं। और इतनी बड़ी संख्या के बाद भी अगर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हमारे को प्राप्त हुए, तो अब इससे ज़्यादा सेफ्टी के लिए क्या आपको डाटा चाहिए? डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन का जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो कब तक आपको लगता है सामने आएगा? जैसे अभी जब सेकंड लेंगे लोग, कब तक? और अभी एक सवाल ये भी है कि कितनी देर तक इम्यूनिटी रहेगी? देखिए, अभी ये आप जानते हैं कि ये वायरस अभी दुनिया में ही 1-1.25 साल पहले आया है। दिसंबर 2019 में अंत में ये रिपोर्ट हुआ था चाइना में, और उसके बाद दुनिया को जनवरी के पहले सप्ताह में पता लगा है। तो इस ओवरऑल वायरस के संदर्भ में इसका जो लॉन्ग टर्म बिहेवियर, एंटीबॉडीज़ की कितनी जिसे कहते हैं मियाद होगी, ड्यूरेशन होगी, ये सारी चीज़ों को अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कम से कम समय में हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन को डेवलप करके दे दिया है। 2 तो बाज़ार में आ गई हैं जिनकी लाखों या करोड़ से ऊपर डोजेज लोगों को लग गई हैं। इसके अलावा 3 दर्जन से ज़्यादा वैक्सीन्स अलग अलग फेजेस में, प्री क्लिनिकल फेज और क्लिनिकल फेजेस के फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स के अंदर अलग अलग उनके ऊपर भारत में हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से रिसर्च ऑलरेडी चल रहा है। इसलिए ये इन वैक्सीन्स के संदर्भ में और इसके माध्यम से कितना एंटीबॉडीज़ कितने दिन तक रहेंगी, ये आज कहना मुश्किल है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से 1 डोज लगभग 4 सप्ताह के बाद दूसरी डोज लेते हैं, और उसके 2 हफ्ते के बाद ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, यहाँ और वैक्सीन की बात कर रहे हैं, कब उम्मीद है कि और ऑप्शंस आएंगी? और क्या प्राइवेट हैंड्स में, मैं बात इस पे आता हूँ कि क्या प्राइवेट और गवर्नमेंट अब पार्टनरशिप करके चलेंगे इसमें, इस पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव में आगे? देखिए, जो हमने कोविड के खिलाफ जंग में पहले दिन से सरकार ने, चाहे रिसर्च का एंगल हो, चाहे लेबोरेटरीज के क्रिएशन का एंगल हो, चाहे जनता के टेस्ट करने का एंगल हो, चाहे लोगों को ट्रीटमेंट देने का एंगल हो, चाहे वो
बेड्स की कैपेसिटी के बारे में हो, सारे पक्षों में सरकार ने होल ऑफ गवर्नमेंट के साथ साथ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच को अडॉप्ट किया और सरकारी के साथ साथ सारे प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट लेबोरेटरीज को, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ को बीच में इन्वॉल्व करके रखा और उसी अप्रोच को अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए आज अगर वैक्सीनेशन को भी बड़े पैमाने पर हमें सारे देश में लोगों को देना है, अभी जो नंबर्स हैं वो मान लीजिए 25-26 करोड़ के करीब ये नंबर्स हैं जो एस्टिमेटेड नंबर्स हैं। इन लोगों को अगर हमें वैक्सीन देना है तो हमें निश्चित रूप से प्राइवेट सिस्टम्स को भी इन्वॉल्व करना है। हमने हज़ारों प्राइवेट अस्पतालों को बीच में इन्वॉल्व किया है और जनता के लाभ के लिए ये भी सुनिश्चित किया है कि प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लेने के लिए उनको एक मिनिमल जो है कॉस्ट जिसके ऊपर कैपिंग की है वो उनको देनी आवश्यक है। उससे ज़्यादा कोई भी प्राइवेट अस्पताल चार्ज नहीं कर सकता। वो आप जानते हैं कि वैक्सीन की कॉस्ट 150 रुपये रखी गई है और जो उसके ऊपर जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो सकते हैं वो मैक्सिमम 100 रुपये तक वो चार्ज कर सकता है। लेकिन ये बात मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि आज सारे देश में जो भी देश की जनता को वैक्सीन दी जा रही है, ये सारी की सारी वैक्सीन को भारत सरकार ने अपने रिसोर्सेज से खरीदा है। अपने रिसोर्सेज से भारत सरकार ने इस वैक्सीन को स्टेट्स को दिया है और स्टेट्स के माध्यम से ही ये सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को दी जा रही है। सरकारी अस्पताल में जो भी भारत का नागरिक जाएगा उससे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क चार्ज नहीं किया जाएगा। प्राइवेट अस्पताल के अंदर जो भी जाएगा उससे अधिक 250 रुपया चार्ज कर सकते हैं और उसमें जो वैक्सीन की कॉस्ट है वो प्राइवेट अस्पताल को सरकार की सिस्टम के अंदर वापस उस पैसे को भेजना होगा। तो मतलब जो प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन सारे हिंदुस्तान में वो भारत सरकार की मदद से दी जा रही है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे वो अस्पताल केरल के अंदर हो, चाहे बंगाल के अंदर हो, चाहे वो नागालैंड के अंदर हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो। तो सर आपने मेरा एक सवाल का जवाब नहीं दिया, वैक्सीन और कब तक आएंगी बाकी इन दो? हाँ, नहीं, देखिए जो मैंने बताया कि जो वैक्सीन जिन पे काम हो रहा है उसमें कुछ वैक्सीन्स हैं जो एडवांस्ड क्लिनिकल ट्रायल के फेज 3 में है। उसमें से भी एक आध वैक्सीन को आपने देखा कि उसने जैसे स्पुतनिक वाली वैक्सीन है जो रशिया की वैक्सीन है जिसके ऊपर हिंदुस्तान में भी ट्रायल्स हो रहे हैं, उन्होंने इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है। ऐसे ही जाइडस कैडिला की वैक्सीन है वो भी एडवांस स्टेजेस में है और भी वैक्सीन्स अलग अलग स्टेजेस में है। तो जैसे जैसे उनका वैक्सीन का डेवलपमेंट का फेज आगे विकसित होता जाएगा वैसे वैसे वो स्वाभाविक है कि जो साइंटिफिक प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करके वो सारी की सारी वैक्सीन्स भी जो है आने वाले समय में देश के लोगों के लिए भी उपलब्ध होंगी। और आज तो जैसे हम दुनिया की फार्मेसी माने जाते थे पहले, अब तो हम वैक्सीन्स की दृष्टि से भी दुनिया के अंदर जो है सबसे बड़े एक तरह से सप्लायर हो गए या मैन्युफैक्चरर हो गए। और ये एक प्रकार से हम ये कहते हैं कि वैक्सीन मैत्री का जो